कि जैसे बच्चा हेड बैंगिंग करता है, मतलब वो यहाँ पे कई बार सीख कर रहा होता है, वैसे अगर पिंचिंग कर रहा है तो उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अब ये बिहेवियर है या सेंसरी सीकिंग है। पहले ट्रिगर्स फाइंड आउट कि कौन सी सिचुएशंस में बच्चा ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जब वो बैठा हुआ है तो रैंडमली जस्ट ऐसे करने लग गया। पेन जो है बच्चे नहीं फील करते, तो ये ऐसा क्या होता है कि ये क्यों नहीं फील करते? ये सारा ऑब्जर्वेशन करके ही पता लगेगा। ऑब्जर्वेशन इज द की। आप ऑब्जर्व करिए बच्चों को कि वो जो हमें सिम्टम दिखने को मिल रहा है वो क्यों कर रहा है। आपने थेरेपिस्ट चेंज कर दिया है जी, मेरा बच्चा उस थेरेपिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल था। क्या ये थेरेपिस्ट घर लेकर जाना है आपने? क्या आप थेरेपी सेंटर पे कंफर्ट ढूंढने के लिए आए हैं? नहीं, सॉल्यूशन लेने के लिए आए। जिस दिन मुझे ये पता चलता है कि ये बच्चा इस थेरेपिस्ट के साथ मोस्ट कंफर्टेबल है, मैं उसी दिन सोचने लग जाता हूँ कि अब थेरेपिस्ट चेंज कैसे करना है। प्योरली सेंसरी है या प्योरली बिहेवियर है, ये दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पहले जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स पेन, तो सेल्फ हार्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्क्रैच अदर्स को तो ठीक है, बट बच्चा जब अपने जो मस्कीटो वुंड्स होते हैं या कोई उसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे वुंड्स बने हुए हैं उनको बार बार स्क्रैच कर रहा है, तो एक ये टेंडेंसी बन जाती है क्योंकि नज़र आ रहे हैं तो वो पैटर्न बना हुआ है कि मुझे स्क्रैच करने ही करने हैं। बट अगर इसको दूसरी साइड पे भी कंसिडर करें, पेनफुल है, उसको पेन समझ नहीं आ रही, ऑल्सो वो ओपन वुंड्स हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सेशंस के अंदर कैसे डील करें? क्योंकि वो अगर डिस्ट्रैक्ट करना करते भी हैं कुछ कवर करने के लिए, बट स्टिल बच्चे को याद है कि यहाँ पे मेरे वुंड है और स्क्रैच कर देंगे, और वो मल्टीपल वुंड्स होती हैं, मस्कीटो वुंड्स हैं, वो हील नहीं होने देता बच्चा। तो जैसे ही क्लॉट बना वैसे ही स्क्रैच कर, क्लॉट भी नहीं बनने देते कुछ बच्चे तो मतलब वो हील नहीं हो रहा है और वो वुंड बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज़ को मतलब एज अ सेंसरी या एज अ बिहेवियर हम कैसे टैकल करें? इसके लिए हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट, उसको दिखे ना। थेरेपी टाइम्स पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि फुल कवरेज जो है टी शर्ट्स होती हैं, वो शर्ट्स होती हैं, वो उसको पहनाने की कोशिश करें। दूसरा है जैसे मेडिकल जैसे ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो घर पे जो ट्रीटमेंट उसका चले ताकि वो जल्दी से जल्दी वुंड्स को वो ठीक हो पाए। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये हमने कवर कर दिया। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे डिस्ट्रैक्ट करना, कि है ना, वो उसको ना देखे, है ना, स्क्रैच ना करे। जैसे मैंने पिंचिंग की बात की थी, तो ओटी में हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स लेके आएंगे कि बच्चे की जो पिंचिंग की बार बार स्क्रैचिंग की नीड है ना, वो मैं एक्टिविटी में ही फुलफिल करा दूँ, चाहे मुझे उसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करवाना पड़े, बट मैं स्क्रैचिंग वाली, जैसे हमने थेरापी को बिछा के रख दिया ऐसे टेबल पे पूरा फ्लैट करके, उसमें से हमने कहा कि चलो हम 1 बनाते हैं, तो उसकी जो वो वाली एकेडमिक्स की ट्रेनिंग हो रही है वो भी हम करवा सकते हैं, उससे स्लाइम को वो करा सकते हैं, स्ट्रेच करा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं कि बच्चा जब फ्री बैठा हुआ है तो उसको क्या चीज़ अंदर से हो रही है कि मुझे वो करना है, क्योंकि ये बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन होता है। टिपिकली भी हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाए तो वो नर्वस होता है और उससे उसके लिप्स वो होते हैं, ट्रेम्बल होते हैं, है ना, लेग्स शेक होती हैं, तो ये हम नहीं कर रहे जानबूझ के, है ना, हमारी बॉडी हमें रेगुलेट कर रही है कि काम डाउन हो जाओ, है ना, कि ऐसी सिचुएशन है तो बॉडी हमें सिग्नल्स देती है ऐसी सिम्टम्स देके कि हाँ आप काम डाउन हो जाइए। बट उसमें क्या है, अब ये जो है कि वो जब पहले तो हम मेडिकली ट्रीट करेंगे, अब उसको दिख रहा है तो कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो उसको और डिस्ट्रैक्ट करे और ऐसे ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ करवाते रहें कि उसकी वो नीड है वो फुलफिल हो जाए, उसका ध्यान ही उस तरफ ना जाए। और मुझे लगता है कि इसको उस समय एड्रेस करने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाए कि इसका जो मेडिकल का वो बता रहे हैं वो ज़रूर करें। अगर तो ये मॉस्किटो बाइट्स हैं तो हम तो पहले वही प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी के लिए आप देखिए, हमें पता है कि हर जगह हम बाहर नहीं वो लेकर कोई वो जो धूप वगैरह लेकर नहीं चल सकते, लेकिन ऑइंटमेंट्स हैं, उसके लिए कोई मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, कुछ भी चीज़ें और सोचना पड़ेगा। आजकल तो बहुत अच्छे पैचेस आ रहे हैं, कुछ जो स्टिकर पैचेस हैं जिससे कि वो स्मेल भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद नहीं आ रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको वो गाइड करना है कि इसके लिए वो देखिए कि हम इस पोजीशन तक ना पहुँचे। फिर दूसरा ये है कि अगर ये स्किन एलर्जी है कुछ है तो डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको आप रेगुलरली मोटिवेट भी कीजिए, एजुकेट भी कीजिए कि वो ये प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ने ही ना दे। वही है कि सॉल्यूशन ना वही होने चाहिए, दोनों तरफ का होना चाहिए। जस्ट हम वहीं करते रहेंगे और पीछे से अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ये तो आप देखिए कितना नेचुरल प्रोसेस है। आप खुद ही देखिए, हमारे भी हाथ में कुछ होता है ना, हम आउट ऑफ वैसे ही मतलब आउट ऑफ माइंड ही हम बैठे होते हैं ना, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हमारे अपने, मतलब एज ए नॉर्मल पैटर्न में बात कर रहा हूँ, तो ये तो कितना नॉर्मल वेरिएंट के अंदर ये चीज़ है। हाँ, लेकिन यहाँ वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर वो देखना पड़ेगा कि कितनी वो हो रहा है। हमने कई बार ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ कहाँ तक रोकेंगे,
तो वही ठीक है कि उसमें वो ड्रेस पार्ट के ऊपर सोचा जा सकता है और चीज़ों के ऊपर। यस यस, जल्दी हील हो, मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट थेरेपी, तभी तो कह रहा हूँ हाँ, ऑल राउंड मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। यस, कुछ बच्चे जो इनसेंसिटिव हैं उनको नहीं मालूम पड़ रहा स्क्रैच करने का Yes. तो कोई फर्क नहीं है, Yes. बट कुछ बच्चों को पेन भी होती है और फिर भी उससे कर रहे वो होते रो हैं। हैं, Yes. disturb हो रहे हैं, Yes. तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो ट्रिगरिंग वही की जो रेगुलेशन नहीं अभी आ रही है अपने हिसाब से, वो भी है। यस, जैसे ओपन होता है तो स्किन टाइट जो हमारे वो आते हैं, कवर्स आते हैं, वो पहना के रखें ताकि उससे हो ही ना उसके ऊपर जितना ज्यादा कोशिश करेंगे प्रिवेंट करेंगे उसे दिखे ही ना ये चीज़। जी। मेरा क्वेश्चन था कि ये पेन जो है बच्चे नहीं फील करते, तो ये ऐसा क्या होता है कि ये क्यों नहीं फील करते? जैसे हम भी छोटे होते हैं तो हमें वो नीडल बहुत प्रिक करती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं पता नहीं वो एक्सपोजर है, साइकोलॉजिकल है, हमें उतनी नहीं फील होती। हमारी टॉलरेंस होती है वो, हमारी धीरे धीरे हमारी टॉलरेंस लिमिट भी तो बढ़ जाती है ना पेन की। तो ये बच्चों की टॉलरेंस लिमिट ही बड़ी ज़्यादा होती है या क्या होता है? जो मतलब हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो चीज़ मे बी की कम हो कि है ना, उसे पता नहीं लग रहा, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट ना हुए हो। ये स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे होते हैं उनमें ये सिम्टम्स होते हैं कि हमें नहीं पता लगता। ये एक्सपोजर के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा ये चीज़ पेन का, धीरे धीरे ग्रोइंग। इसी के लिए आप शायद वो ब्रश की टेक्निक्स भी करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि स्किन की टेक्टाइल सेंसेशन, जैसे हम वो सेंसरी नीड्स की बात बोलते हैं, तो हो सकता है वही जो रिसेप्टर्स हैं वो पूरा सिग्नल ले ही नहीं रहे हैं अंदर, वो सिग्नल ब्रेन तक जा ही नहीं रहा पूरी है। बॉडी को यहाँ तो से वो यहाँ चीज़ें तक जो हम ब्रशिंग करते हैं वो सारे सिग्नल्स जा रहे हैं इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए कि स्किन से कुछ हो रहा है ना, वो चीज़ें डीप प्रेशर हो गया, ये चीज़ें हो गई, Yes. जॉइंट कंप्रेशन हो गया, ये सारा हमें रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है ये चीज़ें। ये सारी हम लेग्स पे भी करवाते हैं, आर्म्स पे भी ब्लड करवाते सर्कुलेशन हैं। हम इंक्रीज करते हैं ताकि वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हाँ, नॉट जस्ट ब्लड सर्कुलेशन, अदरवाइज भी, जैसे जो हमारे रिसेप्टर्स की जो बात कर रहे हैं, स्किन के सरफेस के ऊपर जो चीज़ें कई हैं बार वो बच्चे भी। दौड़ते हैं, मान लो उनका हाथ लग गया टेबल पे, एंड पे लग गया, तो उनको नहीं पता लगता कि क्या हुआ है ना, तो उसके लिए भी हम वो सारी चीज़ें कराते हैं कि उनकी स्किन पे हर पार्ट पे जो जो चीज़ें हम अप्लाई कर सकें, जैसे हम डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं वो हम रब करते हैं, तो उनसे क्या होता है वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो, उसके लिए हम वो चीज़ें करते हैं। और इसी को शायद आप सेंसरी डाइट बोलते हैं, जो एक टेक्निकल टर्म है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू द जी। चाइल्ड ही होता है उसको जी। क्या नीड है। जी। ये एक ही सेंसरी डाइट है, वो हर किसी के ऊपर नहीं हो नहीं सकती, चल सकती। उसकी नीड बेस्ड बच्चे को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जी एंड मेरा और क्वेश्चन जी, जरूर। कि जैसे बच्चा हेड बैंगिंग करता है, मतलब वो यहाँ पे कई बार सीख कर रहा Pressure है, ले रहा है। ठीक है, वैसे अगर पिंचिंग कर रहा है लेकिन खुद को नहीं कर रहा, किसी और को पिंचिंग कर रहा है, हेड बैंगिंग में तो खुद को कर रहा है, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अब ये बिहेवियर है या सेंसरी सीकिंग है? तो हाँ, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले ट्रिगर्स फाइंड आउट, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब हमने बात की थी कि कौन सी सिचुएशंस में बच्चा ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जब वो बैठा हुआ है तो रैंडमली जस्ट ऐसे करने लग गया कि बैठा है, उसको मे बी अर्ज हो रही है उस चीज़ को करने की, तो वो बैठा बैठा कर रहा है, बट या फिर वो कर रहा है तब जब मैंने उसको किसी चीज़ के लिए मना किया है, या फिर मैंने देखा है कि जब उसको ये चीज़ नहीं करनी, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बात कर ली है। तो ऐसे ही सबसे पहले ट्रिगर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे सर ने भी बताया ABC मॉड्यूल जो हम करते हैं, एंटीसीडेंट्स पहले देखेंगे कि किस सिचुएशन में हो रहा है, फिर उसके बाद बिहेवियर कौन सा आया, उसने पिंच किया, खुद को किया, मुझे किया, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि उस चीज़ के, उसके बाद क्राइंग आई बच्चे की, या फिर उसके साथ वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद हम ऑल्टरनेट कॉन्सिक्वेंसेस निकालने के लिए उस बिहेवियर को चेंज करेंगे। बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे पहले ट्रिगर को वहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर ट्रिगर को कोई ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, या जो चीज़ बार बार ट्रिगर कर रही है उसकी जगह पे उसको कोई ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर वही चीज़ वो सेंसरी का होगा, जैसे मैम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे सारी चीज़ें, तो साइकोलॉजिकली जो पेन वाली चीज़ आ जाती है उसमें एक चीज़ होती है एक्सपोजर थेरेपी को भी हम स्टार्ट में करते हैं, यूज़ करते हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर हमने स्टार्ट कराना है बच्चे को, चाहे वो फील कराना ही क्यों ना हो थोड़ा, तो विल स्टार्ट फ्रॉम बहुत छोटे तरीके से एक्सपोजर देने के लिए। अगर हम कुछ शुरू करेंगे तो पहले 5 सेकेंड्स के लिए कराएंगे, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, धीरे धीरे करके क्या है हमारा जो उस चीज़ को अडेप्टेबिलिटी है उस चीज़ को करने की वो बढ़ती जाएगी। जैसे आपने कहा ना कि जब छोटे होते थे तो वो चीज़ नहीं होती, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं एक्सपोजर मिलता जा रहा है, हमारी जो उस टाइम पे थ्रेशोल्ड है उस चीज़ को करने का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपोजर थेरेपी के साथ में ये सारी टेक्निक्स जो है हम साइड बाय साइड करते रहते हैं। सो ये तो जैसे आपने सॉल्यूशन की बात बोली, तो वही वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि पता कैसे चलेगा कि बिहेवियर है या सेंसरी है। तो उसके लिए वही जो ये कोर प्रिंसिपल है ना ABA, जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हम बहुत सुनते हैं, उसी के अंदर ये टेक्निक है ABC जिसे हम बोलते हैं। ऑल्दो वैसे ये तो ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही आता है, लेकिन आजकल ABA थोड़ा ज़्यादा फैंसी वर्ड हो गया है,
तो इसलिए ज़्यादा वो समझ आता है। तो बेसिकली उसका जो है ये एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके पैटर्न्स को जब हम देखते हैं ना तो हमें धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि ये बिहेवियर पार्ट ज़्यादा है या ओटी पार्ट ज़्यादा है या सेंसरी पार्ट ज़्यादा है, तो फिर उसके हिसाब से उस बच्चे का थेरेपी प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है। होगा तो सिर्फ जैसे अपने आप को पिंच करने के अलावा भी वो टेबल पे भी Yes. जो बेडशीट होती है उसके ऊपर भी, तो हम ये सारा ऑब्जर्वेशन करके ही पता लगेगा कि जो पिंचिंग है सिर्फ कभी कभी ही आ रही है जब वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, किसी ने डांट दिया तो वो बिहेवियर साइड हो गई। तो हमने साथ साथ देखने कि और कहाँ कहाँ वो पिंच कर रहे हैं, मे बी वो जो हमारे फिंगर टिप्स होती है उसके ऊपर सीख कर रहे हैं, तो उसके लिए हम देते क्या है, ब्रश पेंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो ब्रश वाली पेंटिंग कराते हैं तो हमारी फिंगर टिप्स पे सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम फिंगर टिप्स के ऊपर। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आते हैं जिससे कि उसकी वो जो फिंगर टिप्स वाली नीड है वो फुलफिल हो जाए। ब्रश पेंटिंग हो गया, वो क्ले पॉइंटिंग हो गया, उसको प्रेस करेंगे पूरा वो हो रहा है। ब्रश से जो हम उसके ब्रशिंग करेंगे हैंड के ऊपर, जो हमारा थेरा ब्रश होता है सेंसरी ब्रश, तो उससे उसकी फिंगर टिप्स को वो करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो अगर तो उससे वो ठीक हो रही है तो हमें फिर श्योरिटी है कि हाँ वो सेंसरी ही था, अगर नहीं तो फिर हमें और चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी कि Yes. क्यों हो रहा है। सो केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है ये सारा, है ना। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਰੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੋਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਅਸਰਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पूछना चाहता उसमें भी मेन यही चीज़ रहती है कि मेल एंड फीमेल थेरेपिस्ट का समटाइम्स जब हम बात करते हैं या शुरू में जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी क्या होता है कि हम जब बच्चे के लिए असर्टिव टोन्स की बात करते हैं तो हम फीमेल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं कि अपनी पिच हाई करें, और जब मेल थेरेपिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कि थोड़ी लो करो, बैलेंस करना है, राइट। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती है कि जो पिच होती है हमारी, असर्टिव टोन्स जो आनी है हमारी, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स घर पे जब मदर बोल रहे हैं बच्चे के साथ असर्टिव, उनकी टोन्स उतनी हाई नहीं जा पा रही है, बट फादर की टोन्स जो है वो हाई है, और वाइस वर्सा उल्टी भी हो सकती है, ऑफ कोर्स ये भी कोई वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी हो सकती है। तो पहले अगर जैसे हम यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ जब हम सेशंस लेते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं तो हम घर पे पहले उनसे पूछते हैं कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि मदर के साथ बच्चा काम कर रहा है, फादर के साथ नहीं कर रहा है, तो हम पहले ये पूछेंगे कि इन्वॉल्वमेंट कितनी है बच्चे की फादर के साथ, क्या वो काम भी करवा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कि थेरेपी में जब बच्चा क्या है कि वो मेल थेरेपिस्ट के साथ वो कर रहा है पर फीमेल के साथ जो है वो मैम के साथ नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे, जो हमने फीमेल थेरेपिस्ट उनको दिए हैं पहले हम देखेंगे कि वो उनके बच्चे के साथ सेम टेक्निक्स यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे हमारी जब सैटरडेज को हम वैल्यूएशंस करते हैं तो वैल्यूएशंस में हम अपने चेक करेंगे कि जो चीज़ आप जिस पेज पे बच्चे के साथ बात कर रहे हो क्या दूसरा थेरेपिस्ट भी सेम पेज पे है कि नहीं। अगर उन दोनों में नहीं आ पा रही है चीज़ तो हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को लेके कर रहा है, उसका ये वाला बिहेवियर आ रहा है, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि समटाइम्स क्या होता है कि घर पे जो है बच्चे को एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा किस चीज़ का मिल रहा है कि जो फादर्स हैं या घर पे जितने मेल मेंबर्स हैं वो बच्चे को अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं, राइट। अगर क्योंकि मदर है, मदर यहाँ से सीख के जा रहे हैं, वो सेशंस में जा रहे हैं, चीज़ें देख के जा रहे हैं, या फिर फादर यहाँ पे आ रहे हैं, वो चीज़ें देख के जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, बट मदर बच्चे के साथ उतना वो नहीं है। तो अगर बच्चे का बिहेवियर ट्रिगर कर रहा है, किसी चीज़ को लेके वो ट्रिगर हो रहा है, तो जाने अनजाने में वो उसकी बात मान रहे हैं या जाने अनजाने में जो चीज़ उसको चाहिए वो दे रहे हैं, तो बच्चे को शायद लगता है कि ये पर्सनैलिटी जो है ये मेरी बात मान लेते हैं, या ये चीज़ मेरे साथ ये अच्छे से अगर मैं थ्रेशोल्ड या क्राइंग करूँगा ये मेरी बात मान लेंगे। कहीं ना कहीं बच्चे को वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस लेवल तक की नहीं आ पा रही है उस चीज़ में लेके। तो फिलहाल के लिए पेरेंट्स को गाइड करना अगेन हमारा वो आ जाता है मेन पर्पस कि बच्चे के साथ सेम पेज पे आके आप बात करें या आपकी एक्टिविटीज़ करें या वो करें। सेकंड, हमारा अगर यहाँ पे आ रही है वो चीज़ तो ऑब्वियसली हमें इवैल्यूएशंस में उस चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, मेल थेरेपिस्ट कौन सी कर रहे हैं, फीमेल थेरेपिस्ट कौन सी कर रहे हैं, सो दैट एक बार उस चीज़ को हम और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि बच्चे का कौन सी चीज़ को लेकर थ्रेशोल्ड ज़्यादा है और कौन सा कम। अभी हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पास्ट थेरेपी एक्सपोजर हो सकता है कि वहाँ से वो कैरी ओवर इफेक्ट क्या आ रहा है। कभी कभी बच्चे Yes. बोलते हैं कि जो पुराने मेरे मैम थे वो ज्यादा प्यार प्यार से Yes, करते थे। Section yes, show करते हैं। yes. अब जो नए आए हैं वो ऐसे डांट रहे हैं। यस क्योंकि कुछ पैटर्न चेंज हो गया या कुछ उसको लगा कि नहीं ये वो उतने वाला अफेक्शन नहीं मिल रहा या कुछ भी वाइस वर्सा। और इवन की चाहे यस सो कैरी ओवर इफेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस थेरेपी एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वही कि घर में किस तरीके का सिस्टम रहा। कोई भी एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल हर बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
हर बच्चा अलग है, उसके हिसाब से ही ये डिस्कस करना पड़ता है। और ये कितनी बार हमारे यहाँ पर आया कि ये वाला जी ये मेल थेरेपिस्ट से नहीं करता, ये फीमेल थेरेपिस्ट से करता है, नहीं ये फीमेल थेरेपिस्ट से नहीं करता, ये मेल थेरेपिस्ट से करता है। तो हम कहते हैं कि रिलैक्स, आपने जब बच्चे को बाहर लेकर जाना है सोसाइटी में तो आप उसको बाइफरकेट नहीं करा सकते हैं। सो वी रियली अंडरस्टैंड। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा फीमेल थेरेपिस्ट के साथ ही कंफर्टेबल है तो प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे पहले इसको एक्सपोजर दे देने दीजिए, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में नहीं है। अल्टीमेटली तो मेरे बच्चे ने रियल वर्ल्ड में ही जाना है ना, तो हम कोई उसको टॉर्चर या ऐसा कोई अब्यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके साथ बैठकर प्लान बनाएंगे, आपके साथ बैठकर देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। आप बीच में आइए, थेरेपी सेशंस में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स में विद इन साइंटिफिक डोमेन होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, आपके साथ डिस्कशन करके होंगे, आपको इन्वॉल्व करके होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम ये इसीलिए कर रहे हैं। और बहुत ये अच्छा वैलिड पॉइंट है जो हम वाकई कितनी बार ये चीज़ें हम सुनते हैं और ये कभी डिस्कस भी नहीं हुई शायद। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस क्वेश्चन के साथ आप आगे आए हैं। यस, अगर हमारे पास जैसे ऑलरेडी केसेस आते हैं तो उसमें स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं कि हम जिस थेरेपिस्ट के साथ बच्चा कंफर्टेबल है उनके साथ हम दूसरे थेरेपिस्ट को अटैच कर देते हैं, सो दैट वो थोड़े टाइम के लिए उस सेशन में रहेंगे, बच्चे के साथ एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा करके कि जैसे वो पूरी एक्टिविटी करवाएंगे, लास्ट वाले 5 मिनट्स में वो साथ बैठे बट एक्टिविटी उनको साथ थोड़ा थोड़ा कर दिया, फिर धीरे धीरे करके उनको थेरेपिस्ट चेयर पे लेके आए, दूसरे थेरेपिस्ट साथ वाली चेयर पे आ गए, एंड धीरे धीरे करके दूसरे थेरेपिस्ट को रूम से बाहर कर देंगे और एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है दोनों थेरेपिस्ट के साथ काम करने में। और मुझे लगता है कि खाली मेल फीमेल क्यों, मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आती हैं कि ये आपने थेरेपिस्ट चेंज कर दिया है जी, मेरा बच्चा उस थेरेपिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल था, आप थेरेपिस्ट चेंज मत करो। तो मेरा एक ही सवाल होता है, क्या ये थेरेपिस्ट घर लेकर जाना है अपने, जिंदगी भर इसको अपने घर रखना है? नहीं रखना ना, ये एक एक्सपोजर है। मैं ये समझ रहा हूँ, हम अपने हर वीकली रिव्यू जो करते हैं बच्चों के, यही देखते हैं बच्चे के गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके टास्क जो बनने हैं, उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से थेरेपी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से थेरेपिस्ट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो अब थेरेपी हमेशा हम ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि ठीक है, जब जब जिस जिसकी नीड है उसके हिसाब से वो रोटेट भी होते जाएंगे, थेरेपिस्ट चेंज भी होते रहेंगे। मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, एक फिक्स थेरेपी दे दिया, थेरेपिस्ट दे दिया, बच्चा भी कंफर्टेबल है, आप भी कंफर्टेबल हैं, हम भी कंफर्टेबल हैं। लेकिन क्या आप थेरेपी सेंटर पे कंफर्ट ढूंढने के लिए आए हैं? नहीं, सॉल्यूशन लेने के लिए आए हैं। सो मैं अपने एक थेरेपिस्ट के साथ, अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल हो गया, तो मैं तो कई बार हंसकर कहता हूँ, जिस दिन मुझे ये पता चलता है कि ये बच्चा इस थेरेपिस्ट के साथ मोस्ट कंफर्टेबल है, मैं उसी दिन उसका सोचने लग जाता हूँ कि अब थेरेपिस्ट चेंज कैसे करना है, बिकॉज दैट इज अगेन द नीड ऑफ द थेरेपी। सो ये नॉट ओनली अबाउट द फीमेल और मेल थेरेपिस्ट, बल्कि ये भी होता है कि फिक्सेशन हो जाती है एक ही थेरेपिस्ट के साथ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उस बच्चे की फिक्सेशन हो गई है थेरेपिस्ट के साथ, तो फिर अब हमें ज़रूरत है चेंज करने की, क्योंकि कंफर्ट जोन में रखना मेरा काम नहीं है। और इसके लिए भी मैं यही कहता हूँ कि जब आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, हम जो न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चों के लिए बात करते हैं, हमने बच्चे को फर्स्ट क्लास में भेजा और फर्स्ट क्लास की टीचर बहुत ही अफेक्शनेट थी, बहुत ही अच्छी थी, वो मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती थी। तो क्या अब अगले साल उस बच्चे को आप सेकंड क्लास में भेजेंगे? तो नहीं ना, क्योंकि वो टीचर तो फर्स्ट क्लास की है। तो क्या आप अगले 2, 3, 4 साल बच्चे को अब उसी क्लास में रखने वाले हैं ना? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझिए कि रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेंगी। तो ये भी देखना है कि अगर फिक्सेशन भी हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये भी हमें पेरेंट्स के साथ आज इस चीज़ में हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि बल्कि अपने थेरेपी सेंटर्स को ये मत आप चीज़ के लिए बोलिए कि टीचर सेम रखिए। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि टीचर क्यों चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक्स होने चाहिए, हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए इस प्रोसेस में हमें। सेशंस प्रॉब्लमेटिक तब हो जाएंगी जब यहाँ से बच्चा जाकर एक, क्योंकि बाहर तो बच्चे ने हर तरीके के नेचर के लोगों से मिलना है, उनके साथ सोशलाइज करना है, तो अगर वो एक ही नेचर के पर्सन के साथ अटैच रहेगा तो फिर वो और प्रॉब्लमेटिक कैसे आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का थेरेपी प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਓਟੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਿਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਹੋਣਾ ਬੋਡੀ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕहीं ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सो क्वेश्चन एक बार रिपीट करें, जो इन्होंने क्वेश्चन कहा है आपको क्या समझ आया, ताकि उसको हम कर जैसे कि पाएं। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं बच्चे की, तो हम कुछ टाइम तक करवा रहे हैं और जो हमें चाहिए था कि फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ चीज़ें स्टिफ होती हैं, वो ठीक हो गया, बट फिर भी बच्चे में टेंशन नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करें? Yes, तो उसके लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जब हम स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, क्या आपके बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट है, क्या आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं? अब इसका मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम स्ट्रेचिंग करा रहे हैं अटेंशन के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि स्ट्रेचिंग से अटेंशन आ ही जाएगी। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं
क्या आप जब स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो बच्चे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, हंस के सोशल स्माइल दे रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं? ये अगर कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी अटेंशन की टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, सिंपल ध्यान आपका उधर है ना, बच्चे का ध्यान वो ऊपर छत की तरफ देख रहा है, हम करवा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पैसिव चीज़ होगी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है अटेंशन लेके आने के लिए। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे हम प्रोप्रायोसेप्टिव इनपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेच किया, अच्छा बच्चे को लगा कि अच्छा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो देखेगा ऐसे आपकी तरफ। ये इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ना? तो वो कितना देना है, कैसे देना है, वो एक बारी हम सीख के जो हम करते हैं। और इसीलिए हम लोग कितनी बार कहते हैं और हम करते भी हैं प्रैक्टिस में कि ये नहीं कि बच्चे को आपने स्विंग में बिठा दिया और अब आप उसको स्विंग का इनपुट दे रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं कुछ है। वो कनेक्टिविटी चाहिए और उस समय उसके साथ हम इसीलिए वो मल्टीपल टास्किंग भी करवाते हैं, ताकि बच्चे की खाली स्विंग इनपुट तो मिल ही रहा है उसको जो भी है मूवमेंट का, और साथ में हम उसको कोई पैरेलल एक्टिविटी भी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इसीलिए मल्टीपल स्टाइल में की जाती हैं एट वन टाइम। बहुत सूदिंग होता है। फॉर एग्जांपल एक हमने स्ट्रेच किया तो हमें होता है कि बच्चे की एक स्माइल सी आती है, उसके चेहरे पे रिलैक्सेशन फील होती है, तो हम क्या उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ऐसे चीज़ें हम देखते हैं। कोई बेसिक टिप्स देना चाहें थेरेपिस्ट्स को, टी टू टी, थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट क्योंकि अब थेरेपिस्ट भी तो बैठे हैं ना, तो आप भी उनसे कनेक्ट कीजिए प्लीज। मेरी तरफ से ये नोट है थेरेपिस्ट को हमारे कि ऑब्जर्वेशन इज द की। ऑब्जर्व करिए, जितना हो सके आप ऑब्जर्व करिए बच्चों को कि वो जो हमें सिम्टम दिखने को मिल रहा है वो क्यों कर रहा है, क्यों, मैंने मतलब आज क्या हुआ था ऐसा पूरे सेशन में कि उस बच्चे ने वो चीज़ की है ना। ऑब्जर्व करिए बच्चों को, एक वीक लगता है ये चीज़ करने में कि अच्छा ये सेंसरी, प्योरली सेंसरी है, मतलब कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिहेवियर नहीं है, प्योरली सेंसरी है या प्योरली बिहेवियर है, ये दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कई बारी सेंसरी हमें वो भी इशू हो सकता है और बिहेवियर वाइज भी कि अच्छा उसने वही चीज़ बिहेवियर शो करने के लिए पकड़ ली। फॉर एग्जांपल उसको पिंचिंग और स्क्रैचिंग का वो है, नीड है, तो अगर उससे कोई उसकी बात नहीं मानी जा रही तो वो उसी चीज़ को करेगा कि अच्छा मैं दूसरे को हर्ट करूँ, मेरी बात मानो। तो ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें होती हैं जो ऑब्जर्व करने से ही हमें पता लगती हैं। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स। जी। एंड दूसरी चीज़ हो जाती है कि जब हम बच्चों के साथ या किसी के साथ भी काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो एज अ थेरेपिस्ट हम में होनी चाहिए, दैट इज़ एम्पैथी। कि हम जिस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं हम देखेंगे कि उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर कर रही है, कि क्या अगर मैं उसको अपनी जगह, उस बच्चे की जगह पे खुद को रख के देखूं कि अगर उसको ऑडिटरी का कोई इशू है, कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं या कुछ है, तो अगर सेम चीज़ मेरे साथ हो रही होगी तो मैं किस लेवल तक उस चीज़ से परेशान हो जाऊँगा, राइट। तो हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे कि कैसे उस बच्चे को समझते हुए हमने बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है। बिहेवियर है, आई अंडरस्टैंड, बच्चा है, जिद कर रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या वो जिद कर, बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक की नहीं है कि उसको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी आ रही है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इसीलिए तो बिहेवियर कर रहा है, समझाने का तरीका है उसका। तो हम उसको समझ के, उस चीज़ को समझ के, सारी चीज़ों के, उस बच्चे की बात को समझ के जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उसके साथ काम करेंगे। एंड ये मेरी तरफ से था जी। और मेरी तरफ से एंडिंग नोट क्या रहेगा? कंपैशन, क्योंकि एम्पैथी तो आ गई। यस। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि उस दर्द को महसूस करना, और कंपैशन का मतलब क्या होता है कि अब उस दर्द को महसूस करते हुए अपना इनपुट देना और उनके साथ कनेक्ट करके उस काम को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ना। और मैं अपनी सभी टीम से मैं यही बोलूँगा कि मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि जो मेरी टीम है कम से कम वो इस कोर फीचर को पूरी तरह से समझ भी रही है, अप्लाई भी कर रही है। और सच में दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।